नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या। आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है, अभिनंदन है नमस्कार। हमारी परिचर्चा में। बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, नमस्कार। आप सबके पसंदीदा कार्यक्रम परिचर्चा को आज पूरे 110 एपिसोड हो गए हैं और हमें बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आप सभी का सहयोग हमें बराबर मिलता रहा है और यही ऊर्जा है जिसकी वजह से हम हर हफ्ते एक नए विषय को लेकर आप सभी से रूबरू होते हैं और हमारे विद्वान वक्ताओं के साथ हम उस विषय पर वार्तालाप करते हैं। जैसे कि पिछली बार हमने अपराध और अपराधी पर बात की थी, वहां एक ऐसे व्यक्ति थे रुपेश कुमार, जिन्होंने 7 साल सेंट्रल जेल में उन अपराधियों के बीच काम किया। उन्होंने अपना अनुभव साझा किया। हमारे साथ मीता गुप्ता जी थी, उन्होंने अपना अनुभव साझा किया और साथ ही एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थी डॉक्टर शिवांगी श्रीवास्तव, जिन्होंने मानसिकता बताई लोगों की कि अपराध किस प्रकार जन्म लेता है और अपराध कैसे इंसान के मन में पनपता है। अपराध अचानक से भी हो सकता है, अपराध सोची समझी साजिश के तहत भी हो सकता है। उन तमाम बातों पर हमने पिछली बार गौर किया और एक कंक्लूजन ये निकला, एक निष्कर्ष ये निकला उस पिछले कार्यक्रम में कि हम अगर अपने आप को अध्यात्म से जोड़ें, हम अगर अच्छे संगत में रहें तो शायद अपराध को कम किया जा सकता है। और आज चूंकि आप सबकी ही हमारे पास अपील थी, आप सबकी गुजारिश आपने किया था कि हम इस कार्यक्रम को दोबारा से लेकर आए और दोबारा लेकर आए हैं उसी विषय को, अपराध और अपराधी भाग 2, भाग 2, पार्ट 2। और जब हम अपराध की बात करते हैं, मनोचिकित्सक के साथ हमने बात की, हमने उन तमाम लोगों के साथ बात की जिन्होंने समय लगाया, अपराधियों के साथ समय बिताया, लेकिन आज पटल पर उस महान शख्सियत को लेकर हम आए हैं जो आपको बारीकी बताएंगे, अपराध से अपराधी तक की जो एक बारीक लकीर है, उस लकीर के बारे में बताएंगे। और हमारे साथ वक्ता के रूप में महान हस्तियां इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। परिचय देना चाहती हूं और उनका हम अभिनंदन भी करते हैं, स्वागत भी करते हैं। हमारे साथ पूर्व जज साहब जुड़े हुए हैं, राज नारायण सिंह जी। इस वक्त आप लखनऊ से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। और आप जनरल जी नमस्ते। सेक्रेटरी नमस्ते हैं। सभी को नमस्ते। नमस्कार नमस्ते। सर, अभिनंदन है। फॉर्मर चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम कानपुर, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। और हमारे साथ डॉक्टर रवि अत्रोलिया जी जुड़े हुए हैं, जो डीएसपी हैं और कई बार पूर्व डीएसपी हैं इंदौर से, कई बार हमारी परिचर्चा का हिस्सा बने हैं और इन्होंने तिरंगे को लेकर इतना बड़ा काम किया है कि अगर तिरंगे का कहीं भी जिक्र हो और डॉक्टर साहब का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो रवि जी का मैं अभिनंदन करती हूँ। अभी डिस्कनेक्ट हो गए, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। और हमारे साथ प्यारी सी मुस्कान लिए डॉक्टर यामिनी, एडवोकेट यामिनी शर्मा जुड़ी हुई है दिल्ली द्वारका कोर्ट से, और बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। देखिए, थैंक यू। विषय बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा विषय है और इसीलिए हमने 2 पार्ट इसके किए, क्योंकि सभी की इच्छा थी। और जब हम अपराध की बात करते हैं, अपराध में आप तीनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अपराधियों के बारे में अगर हम बात करें और हम पुलिस कर्मी की तरफ ना जाएं, हम जज साहब की तरफ ना जाएं, वकील की तरफ ना जाएं, तो हम कहाँ जाएं और हम क्या करें। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आज की परिचर्चा हमने पुनः इसी विषय पर आयोजित की है। आप सभी का पुनः अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले मैं डॉक्टर अत्रोलिया जी के पास चलूंगी, क्योंकि पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका होती है अपराध को रोकने के लिए और अपराधी को सजा दिलाने के लिए। तो अत्रोलिया जी, अपराध और जी अपराधी का विषय हमने लिया है, उस विषय के ऊपर हम आपसे वार्तालाप करेंगे। और एक, चूंकि आप डीएसपी रह चुके हैं और आपने बहुत करीबी से इन सब चीजों को देखा होगा, अपराधियों को देखा होगा। अपराधी की अपनी एक मानसिकता होती है, पुलिस के प्रति
खौफ भी होना चाहिए, तभी अपराध कम होंगे। और जो आंकड़े आज की डेट में हैं, सबसे ज़्यादा क्राइम जो हो रहा है, वो साइबर की तरफ है। साइबर क्राइम सबसे ज़्यादा इन दिनों है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो रेप और बाकी हत्या, इन सब मामलों में भी इज़ाफ़ा है। लेकिन साइबर क्राइम बहुत बड़ा क्राइम है आज के डेट में। लेकिन चूँकि पुलिस और कहते हैं ना, चोर का चोली दामन का साथ होता है। वो हमेशा इस तरह का थोड़ा तो मैं चाहूँगी कि ज़रूर आप इस पर अपने विचार व्यक्त करें। और उससे पहले मैं डॉक्टर पुष्पता तनेजा जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सबसे पहले जुड़ती हैं, आप केंद्रीय हिंदी निदेशालय में निदेशक के पद पर रही हैं, और अपराध और अपराधी विषय इनके बहुत पसंदीदा विषय था। हालाँकि इसीलिए वो ज़्यादा ही एक्साइटेड थी इस विषय को लेकर। तो रवि जी, जी अपराध पनप रहे हैं आज भी और आपके समय में भी। क्या कहेंगे आप जी इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं राजनारायण सिंह जी और अपनी यामिनी बहन जो है, इन सब से माफी मांगता हूँ कि मैं बीच में मेरी लाइन कट गई थी, आई मीन ब्रेक हो गई थी। तो दूसरे फोन से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। पहले फोन में पता नहीं क्या हुआ कि वो मुझे तो दिख रहा था, लेकिन आपके यहाँ वो सिग्नल नहीं आ रहे थे, लेकिन अब आ रहे हैं। तो देखिए, दोनों विद्वान साथियों को मैं ये कहना चाहूंगा कि 40 साल की पुलिस की नौकरी के जो मेरे अनुभव है, उस आधार पर मैं बात करने जा रहा हूँ। बहन, आपने अभी कहा कि अपराध पहले भी थे और अभी भी बढ़ रहे हैं, नो डाउट। ये बिल्कुल कटु सत्य है। आदिम युग को छोड़ने के बाद जैसे हम सभ्यता की ओर बढ़ना शुरू हुए, तब से अपराध इस समाज में व्याप्त हैं और व्याप्त रहेंगे। स्वरूप उनका क्या होगा, ये उस वक्त का जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, या वहां के उन लोगों ने जो नियम कायदे बनाए हैं और उनका उल्लंघन अपराध माना है, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हो या राष्ट्र के स्तर पर कानून जो निर्माण किए गए हैं, जिन्हें अपराध की श्रेणी में रखा गया है, उनका उल्लंघन दंडनीय है। मतलब ये कहने का कि अपराध हर युग में मौजूद थे और मौजूद रहेंगे, स्वरूप बदलता है। जैसे कि मैं ये भी कहना चाहूँ कि राजनाथ सिंह साहब जी और ये एडवोकेट यामिनी जी, मेरे ख्याल से इनको पता नहीं इतना याद हुआ कि नहीं होगा। पहले नकबजनी जो होती थी, गृह भेदन जिसको कहते हैं, तो नकब लगाना, छप्पर से आना, चौखट उखाड़ देना, सांकल कुंडी तोड़ के निकाले हो जाना, इस तरह के अपराध हुआ करते थे। और ये स्पेसिफाई हुआ करते थे कि वो अगर कोई सेंध लगा के मकान में घुसा तो वो सेंध लगा के ही घुसता था। कोई कुंडों में जो गिरमिट लगा के कुंडे तोड़ के दरवाजे कुंडियां खोल के अंदर घुसते थे, कुछ छप्पर फाड़ के घुसते थे, ये स्पेसिफिक हुआ करते थे और वो वही अपराध करते थे। दूसरी उनका कार्य पद्धति नहीं थी। उस वक्त भी हमारे पास ये लिस्ट होती थी, हम घटनास्थल पर देख के समझ जाते कि भाई ये हुआ। लेकिन उसके बाद जो अपराध का स्वरूप बदला है कि अपराधी किसी भी तरीके से गृह भेदन कर सकता है, घर में घुसकर चोरी लूटपाट कर सकता है, हत्या कर सकता है। तो अब ये हमारे लिए चैलेंजिंग होता चला गया। और फिर उसके बाद वर्तमान समय में इस तरह के अपराध तो चल ही रहे हैं, लेकिन अब बहुतायत हो गई है साइबर क्राइम की। और साइबर क्राइम में जो लुटेरे हैं, वो ऐसी ऐसी टेक्निक अपना रहे हैं कि अच्छे अच्छों का दिमाग घूम जाता है। अभी इंदौर में पिछले दिनों एक बैंक मैनेजर थे, चीफ मैनेजर से रिटायर हुए थे, वो तक उस साइबर अटैक वाले के झांसे में आ गए और लुट गए बेचारे। कहने का मतलब ये है कि अपराध चलते हैं और अपराध चलते रहेंगे, और पुलिस भी हर परिस्थितियों में, हर हालातों में अपने आप को अपग्रेड करती रही। लेकिन ये सच है कि अपराधी और पुलिस के बीच में चूहा बिल्ली की दौड़ चलती है। कभी वो भाग आगे निकलता है, कभी हम उसे पकड़ लेते हैं, कहीं बच जाता है। और विवेचना करने के बाद हम जो एविडेंस जुटाते हैं, और उसके पीछे सिर्फ आशा यही होता है कि हम न्यायालय में उसे सजा अच्छे से दिला पाएं। ये हमारा मूल उद्देश्य होता है। अब इसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं कि कानून की कुछ पेचीदगियां हैं, जैसे ये यामिनी शर्मा जानते हो कि एनडीपीएस एक्ट में, है ना मैडम, एनडीपीसी एक्ट में कुछ मॉनिटरी प्रोविजन होते हैं,
और अगर विवेचक ने उनका पालन नहीं किया अक्षरशः, तो पका पकाया मामला भी न्यायालय उस बिना पर उसे छोड़ देता है कि आपने मैंडेटरी प्रोविजन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, इसलिए वो छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर अब हमें अपने विवेचकों को जब मैं नार्कोटिक्स में था तो मैं पूरे, जब एमपी और छत्तीसगढ़ एक ही राज्य हुआ करता, तब नार्कोटिक्स जो एमपी पुलिस का नार्कोटिक्स था उसमें मैं था एज ए डीएसपी। तो मैं कई पूरे मध्य प्रदेश के सारे जिलों में गया हूं और वहां विवेचकों को यही समझाता था कि अगर आपने मेहनत करके मामला पकड़ा है और न्यायालय में सफलता चाहिए तो फिर आप मैंडेटरी प्रोविजन पे बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। कहने का आशय यह है यहाँ पर मेरा कि विवेचक की कार्य कुशलता पर डिपेंड करता है कि वो अपनी विवेचना में कितना दक्ष है, किस तरह से वो भौतिक और अपना फॉरेंसिक एविडेंस कितनी करेक्ट करके उस मामले को मजबूत बनाता है और सजा दिलाने के लिए वो किस तरह से कार्रवाई करता है। इसमें कोई शक नहीं कि सभी माँ बच्चों की, अब एडवोकेट भी साथ रहते हैं, एडवोकेसी का धर्म ये है कि उन्हें मालूम है कि इस व्यक्ति ने बलात्कार किया है लेकिन वो उनका क्लाइंट बनकर आए तो वो उसके लिए न्याय दिलाने की, इस बात के उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं और हम सारे एविडेंस के साथ उसको सजा दिलाने की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें बस मेन बात वही होती है कि अपराधों पर नियंत्रण करने की जिम्मेदारी हम पर है, इसमें कोई शक नहीं, हमारा काम है और हम करते भी हैं। तो उसमें हमें बस, जब हमें ये पता है कि अपराधी न्यायालय में उसको जो एक प्राकृतिक जो सुरक्षा मिली हुई है नेचुरल जस्टिस की, कि उसे वकील भी मिलेगा, वो भी अपना पक्ष रखे वगैरह वगैरह, वो ठीक है। मैं तो ये कहता हूँ कि विवेचक अगर बहुत मजबूत है, उसे अपनी विवेचना का पूरा ज्ञान है, हर तरह से किस तरह से सारी एविडेंस किस तरह से मेहनत करके कलेक्ट करनी है, तो फिर वह न्यायालय में मामले लेकिन छूटते नहीं। रवि जी, एक सवाल ये भी है कि जब आप अपराध को रोकने के लिए अपराधी की तरफ बढ़ते हैं और उसे अपनी कस्टडी में लेते हैं, तो पुलिस स्टेशन पर वो जो भी बयान दे रहा है वो कोर्ट में मायने नहीं रखता। देखो उसकी कर भी सकता है। वैसी परिस्थिति में पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, तब क्या करेंगे आप? नहीं, बिल्कुल चैलेंज नहीं, आप फिर भूल रही है। चूंकि अंग्रेजों के समय पुलिस की जो भारतीय पुलिस बनी और अंग्रेजों ने उसको एक आताताई के रूप में स्थापित किया था, तो इस तरह से उसकी विश्वसनीयता आजाद भारत में संदिग्ध रही और इसीलिए पुलिस अधिकारी के सामने बयान को वाजिब इसलिए नहीं बनता कि सीआरपीसी में इस बात का उल्लेख किया गया है कि वो बयान सिर्फ आपको विवेचना के वहां पर अपराध की तह तक जाने के लिए आप उस बयान का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका दिया हुआ बयान कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं होगा। लेकिन अपना साक्ष्य अधिनियम में जो हम मेमोरेंडम लेते हैं, हम ही लेते हैं, और उस मेमोरेंडम को जब हम कानून पंडित करते हैं कि वो जो जानकारी हमें नहीं थी वो मुलजिम को थी, और उस जानकारी आधार पर मुलजिम मुझे उस जगह पर लेके गया जहां पर उसने अपराध में प्रयुक्त किया हुआ हथियार, असलाह या खून भरे कपड़े छुपा के रखे हैं, और उस स्थान की जानकारी सिवाय मुलजिम के किसी को नहीं थी, और हम वहां पर जाके रिकवर करते हैं। तो यू विल वंडर कि साक्ष्य अधिनियम के 27 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत हमारे सामने उसने जो मेमोरेंडम दिया था वह एक्सेप्टेबल है, बाकी बातें नहीं होंगी। और ये सिर्फ इसलिए मैंने कहा ना, विवेचना अधिकारी को इतनी मजबूत साक्ष्य जुटानी चाहिए कि वो कोर्ट में फेल ना हो। और ये अविश्वसनीयता आप पर क्यों, उसकी भी एक वजह बताता हूं। पुलिस अमूमन साइंटिफिक तरीके से विवेचना करने की बजाय थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करती है। कल तक मैं फिर बता दूं कि मैं 1980 तक 80-85 तक थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करके कबूलवा लेते थे वगैरह करते, लेकिन आज नहीं कबूलवा सकते। मानवाधिकार आयोग या अन्य संस्थाएं की जो अपराधी को संरक्षण देने के लिए, उसके हितों की रक्षा करने के लिए मौजूद है। तो उस सूरत में फिर हमारा फर्ज ये बनता है कि हम अपने विवेक से, साइंटिफिक ढंग से उस अपराधी को न्यायालय तक पहुंचाने के पहले हम इतनी सारी बातें इकट्ठी कर लें, और जब उस अपराधी का बयान ले और उस वक्त वो जब काउंटर करते हुए वो एविडेंस हम रखते जाएंगे, तो झक मार के वो सच्चाई पर आके इस बात को कबूल करे कि यार हमसे गलती हुई है। यहाँ पर बस सिर्फ ये कि पुलिस वाले को मेहनत करना होगी। जहां तक है कि
ये हम चूंकि सजा दिलानी है उसको, तो अब ये वर्तमान, पहले समय था, मैं बता रहा हूँ कि इतना हिटलर ही चली है कि कस्टोडियल डेथ तक हुई है, जी लेकिन आज इनमें कमी बहुत आ चुकी है। कहीं ना के बारे में कहीं कोई घटना हो तो हो, क्यों कि सरकार और पुलिस प्रशासन अवेयर है कि उनके विवेचना अधिकारी इस तरह का कोई कृत्य ना करें कि जिसकी वजह से पुलिस की बदनामी भी हो और पुलिस अपने अधिकारों से बाहर जाके काम ना करे। इसके चलिए काफी बहुत सेमिनार तो ये है जी क्या? जी रवि जी, आपके पास दोबारा आती हूँ। एडवोकेट यामिनी जी, आपने रवि जी को सुना इस वक्त, और रवि जी की एक बात की तरफ मैं ध्यान थोड़ा सा आपका लेना चाहूंगी कि जैसे उन्होंने कहा कि कई बार हमें पता होता है कि ये अपराधी है, इसने किया है, लेकिन चूंकि हम उसके वकील होते हैं तो हमें उसका साइड लेना होता है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसी परिस्थिति में कितना एक ज़मीर होता है इंसान का, एक मन होता है कि मुझे पता है कि ये गलत है, फिर भी मुझे इसका साथ देना पड़ा है। तो वैसी परिस्थिति में क्या कश्मकश होती है एक वकील की, और जब आपको पता होता है कि अपराधी है, और कई बार हम सच का भी साथ दे रहे होते हैं, और उस समय आप जी जान लगाते हो उसको, जो विक्टिम है उसको न्याय दिलाने के लिए। तो उस परिस्थिति में जो आपके पास जो धाराएं हैं, वो धाराएं कितनी सक्षम है, और आज की जो परिस्थिति है साइबर क्राइम की, अगर मैं बात करूं, डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी ने एक प्रश्न पूछा है कि साइबर क्राइम से कैसे बचा जाए। ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है, क्योंकि आज के समय में मर्डर करने से ज्यादा खतरनाक साइबर क्राइम हो गया है। बिल्कुल बढ़ता तो था। क्या कहेंगी आप इस बात को, आप किस तरीके से लेती हैं, और एज अ लॉयर आप क्या कुछ करती हैं? उसके बाद सर, आखिरी जज साहब आप हैं, तो आपके पास हम बाद में आएंगे, क्योंकि पहले हम बाकी चीजें सुन लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जी यामिनी जी। कोई जी और मैम। हमारे साथ डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ, और आप भी क्राइम ब्रांच से हैं। बहुत बहुत अभिनंदन। जी यामिनी जी, आप अपनी बात रखिए। जी मैम, जैसे कि रवि सर ने बताया इसके अंदर कि कोई भी अपराधी है एंड हमें पता है कि वो अपराधी है, फिर भी हमें उसका साथ देना पड़ता है। एज़ एन लॉयर, वकील, अगर हम उसके लिए पेश हो रहे हैं मैम, कोई भी छोटा वकील है या बड़ा वकील है, पहले ही उसकी मोटिव ये होता है कि उसको इंसाफ दिलाना। अगर कोई भी वकील कोर्ट में पेश हो रहा है, तो उसका मेन मोटिव ही ये रहता है कि अपने क्लाइंट को इंसाफ दिलाना। चाहे वो साइबर ऑफेंस है, चाहे वो मैम पॉक्सो है, चाहे वो थेफ्ट है, चाहे वो रॉबरी है। किसी भी तरह का अगर वो जुर्म करके आ रहा है, तो पहली प्रायोरिटी हर एक वकील की ये रहती है कि उसको इंसाफ दिलाया जाए। अब जैसे कि सर ने बताया, आप बता रहे हैं कि साइबर ऑफेंस बढ़ते जा रहे हैं। तो ये चीज़ प्रैक्टिकली हम रोज़ देख रहे हैं, और मेरे थ्रू ही मैम 5 से 6 रोज़ की एप्लीकेशंस कोर्ट में फाइल हो रही हैं। साइबर ऑफेंस एक ऐसा ऑफेंस बन गया है कि एक आम इंसान या कोई मैनेजरियल लेवल का पर्सन है, उसको पागल बनाना अपराधी के लिए इतना ईज़ी हो गया है कि वो किसी न किसी तरीके से उससे मैम आवाज़ आ रही है मेरी? जी मैम, तो उनके लिए इतना ईज़ी हो गया है लोगों को कन्विंस करना और इस अपराध का पार्ट बनाना। जैसे कि सर ने बताया कि साइबर ऑफेंस बढ़ते जा रहे हैं, तो रोज़ मेरे पास 3 से 4 कॉल्स आती हैं मैम। लिंक से काफ़ी सारी एप्लीकेशन मेरे थ्रू रोज़ फाइल हो रही हैं कोर्ट में, जिसके तहत एक व्हाट्सएप मैसेज आता है, जिसके थ्रू अपराधी मेरे को फ़ोन करके ये बोलता है कि इसमें इतना पैसा लगाया जाए, तो आपको इतना प्रॉफ़िट होगा। ये मेरी फैमिली का ही है, ब्रदर ही मेरा एडवोकेट बनने वाला है, नेक्स्ट ईयर ही विल बी एडवोकेट बन जाएँगे। तो उसके पास एक ऐसा मैसेज आता है कि सर, व्हाट्सएप मैसेज आता है कि आप इसमें ₹100, पहले तो आपको ये कहा जाता है कि आपको ना ये ऐड है, और ये वेबसाइट है जैसे ताज होटल की हैं, और ऐसे ही 3-4 वेबसाइट्स हैं। उसपे आपको क्या करना है, एक रिव्यू डालना है। आप ऐसे ही 5-6 रिव्यू डालेंगे, जिसके लिए आपको हर रिव्यू डालने पर ना ₹150 दिया जाएँगे। तो वो रिव्यू डालने के बाद फर्स्ट टाइम जब मेरे ब्रदर के पास मैसेज आया, तो उसने भी समझा कि हाँ, एक्चुअल में ये ऐसा कुछ है, तो ठीक है मैं करता हूँ, और फर्स्ट टाइम उसने ये किया भी मैम कि ₹150
आपको हर एक रिव्यू ऐड करने पे मिलेंगे, उससे 4 रिव्यू डलवाए जाते हैं और 600 रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। रिव्यू डालने के बाद जब 600 रुपए हो जाते हैं, एक बारी लालच देने के बाद कि एक आम इंसान उस लालच में फँस गया और बाद में वो बोलते हैं कि ठीक है, हमारा तो यहीं तक था, अब सर आपको ना ये इतने पैसे इसके अंदर इन्वेस्ट करने हैं, अगर आप इसमें इतने पैसे लगाएँगे तो आपको इतना प्रॉफिट होगा। तो मैम वो तो समझदार था, ठीक है, सर भी सुन रहे हैं, इसमें रवि जी भी सुन रहे हैं, राजनारायण जी भी सुन रहे हैं, तो इसमें अगर पैसे लगाने के बाद आपको इतना ये बेनिफिट होगा, ये तो जो मैम वो बात तो आप समझ आज गया। यामिनी जी, जो बात आप अभी बता रही हैं, ये सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, हमारे जो श्रोता इस वक़्त जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और सभी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। तो जी। बिल्कुल मैम, ये तो प्रैक्टिकली इतना ज़्यादा मैम हो गया है कॉमन क्राइम कि हमारे पास रोज़ हम ये चीज़ें देख रहे हैं। जैसे सर मैं नाम पढ़ नहीं पा रही हूँ सर अभी डॉक्टर राज जी, रवि जी। पुलिस में रह चुके हैं, तो एट प्रेज़ेंट तो अभी पुलिस वालों के थ्रू ही क्योंकि मैम इसमें जो मेन रोल रहता है, वो पुलिस वालों का ही रहता है। तो अब इसके अंदर जो ब्रदर के पास आया, वो समझदार था। उसने जल्दी से गूगल किया और उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि हाँ, ये ऐसे वो करेंगे और बाद में मेरे को फँसाएँगे और मैं इसका पार्ट बन जाऊँगा। तो उसके साथ ये चीज़ नहीं होती है। पर एक ऐसी ही और ऑफ़ेंस आता है मैम, उस लड़की ने भी शी इज़ अ नर्स, नर्स है वो यहीं पे ही दिल्ली में जनकपुरी हॉस्पिटल है, माता चानन देवी, उसमें वो नर्स है। तो मैम एक नर्स बीइंग अ लिटरेट उसको भी पागल बनाया जाता है, उसके पास भी ऐसे मैसेज आता है और वो लड़की ने पहले तो गेम से 800-900 रुपए अर्न कर लिए। उसके बाद उससे कहा जाता है कि आप 50,000 रुपए इन्वेस्ट कीजिए, आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। मैम उस लड़की ने 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, सभी मेरे को सुन रहे हैं क्योंकि ये चीज़ मैम इतनी ज़रूरी है अगर सर ने साइबर सेल मेरे को कुछ चीज़ें और डिस्कस करनी थी बट एट प्रेज़ेंट अगर साइबर सेल की ही साइबर क्राइम की बात हुई, तो ये चीज़ बतानी बहुत विशेष नहीं, हो जाती है इस ये टाइम आप पे। ज़रूर बताएँ और जो चीज़ आपको डिस्कशन करनी है, जैसे आपने कहा कि मुझे और चीज़ें बोलनी है, मैम कोई क्योंकि बात नहीं, आज अगली बार मौका क्या है, मिलेगा, सारे काफ़ी सारी चीज़ें अपराध करेंगे की बट बात हम करेंगे यामिनी जी, सारे बिल्कुल, अपराध की हम बात करेंगे और आप इस बात को भी रखिए। जी, बिल्कुल कंटिन्यू। मैम। तो इसके अंदर मैम इतना कॉमन हो गया कि वो लड़की 50,000 रुपए इन्वेस्ट करती है, कनिका मल्होत्रा हैं वो। तो अगर मेरे को पता होता तो मैं उसको भी इस चीज़ का पार्ट बनाती आज। तो कनिका उन्होंने क्या किया 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए, 1 लाख रुपए उसको वापस मिलेंगे इसका एश्योरेंस दिया गया। वो लड़की ने 50,000 रुपए मैम इन्वेस्ट कर दिए और 1 लाख रुपए मेरे को मिलेगा। क्योंकि पहले वो 800-900 रुपए कमा चुकी थी, तो उसको अपने साथ में इतना ज़्यादा वो ले लिया कि हाँ, मेरे को अब एश्योरेंस से मिलेंगे। 50,000 वो लड़की इन्वेस्ट करती है, उसको कुछ नहीं मिलता। फिर वो लड़की सोचती है चलो कोई बात नहीं, इस बार मैं हार गई, मैं 1 लाख रुपए और इन्वेस्ट करती हूँ। तो मैम उसने 1 लाख रुपए और इन्वेस्ट कर दिए। तो वो 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद उसको पता चलता है कि ये सब वो था। तो उस लड़की की अभी हमने साइबर क्राइम में एप्लीकेशन दी है जिसमें हमारी सहयोगी हैं एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, लेडी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, शी इज़ डूइंग द इन्वेस्टिगेशन और वो हमारे को अकाउंट्स का पता चल गया जिस अकाउंट में करोड़ों रुपए मैम इकट्ठा हो रखा है। जिसमें उसका अब उसके बाद क्या रहता है हमें क्रिमिनल साइबर क्राइम के अंदर ऑनलाइन कंप्लेंट देनी पड़ती है, तो हमें एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है। आफ्टर दैट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो हमारे पुलिस वाले सहयोगी पुलिस वाले रहते हैं, उनको इन्वेस्टिगेशन करके देन फिर सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके देन वी हैव टू मूव द एप्लीकेशन हमें एप्लीकेशन लगानी पड़ती है कोर्ट में, जिसके बाद उनका जो पैसा होता है, उसको रिवर्स बैक किया जाता है। तो ऐसी एप्लीकेशन मेरे सामने मेरे सहयोगी एडवोकेट भी हैं मेरे चैम्बर में, द्वारका कोर्ट में मेरा अपना चैम्बर है, हस्बैंड भी मेरे लॉयर हैं। तो उनका उसमें क्या रहता है मैम, रोज़ की 8-10 एप्लीकेशंस फाइल हो रही हैं जिसके थ्रू पैसा दूसरे के अकाउंट में जाता है, वो उसी टाइम हम साइबर क्राइम में कंप्लेंट करते हैं, वो फ्रीज़ हो जाता है। सिर्फ़ इसी तरीके से कोई ना कोई लिंक भेज के या कुछ करके कि आपकी मदर प्रॉब्लम में हैं, आपके फादर ने मेरे को कहा है इतने पैसे ट्रांसफर कर दो, तो वो एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमें भी लगता है यार कि हमारा कोई आपसी संबंधी या कोई दोस्त मुश्किल में है। एक जी, कुछ तो यामिनी अपराध जी। ऐसे हो गए हैं मैम, जैसे मैं जी। आपसे बात कर रही हूँ वैभवी मैम, मैं आपको जानती हूँ। आपकी फ़ोटो लगी हुई एक व्हाट्सएप मैसेज आता है मेरे पास दूसरे नंबर से, कि मैं फ़ोन पे बात नहीं कर पाऊँगी पर मैं इस मुसीबत में हूँ। मेरे को इतने पैसे ट्रांसफर कर दो, इस क्राइम का पार्ट मैं खुद भी बन चुकी हूँ, कोई जानने मैं वाले हैं खुद बट मैं खुद आई एम बन चुकी हूँ, लेकिन मैंने पैसे नहीं दिए, तो ये मैम चीज़ें मैंने भी नहीं दिए बट प्रैक्टिकली मेरे साथ ये अतुल्या चीज़ जी हुई। कुछ पूछना चाहते हैं, यामिनी जी 1 हाँ मिनट जी, जी, बताइए। जी, देखिए यामिनी जी और बिल्कुल। राजनारायण साहब जी, आप इस बात से सहमत होंगे कि
साइबर क्राइम जो करने वाले बंदे हैं वो हमारी एक कमजोरी का फायदा उठाते हैं, लालच का। सवाल ये है, अब यामिनी जी आपकी ब्रदर वाली बात पे आ रहा हूं, थोड़ी सी अदरवाइज मत लीजिएगा। नहीं सवाल ये है कि ताज होटल के लिए मुझसे रिव्यू मांगा जाता है जबकि मैं उसमें कभी गया ही नहीं। मैं क्यों दूंगा रिव्यू? मैं क्यों दे रहा हूं रिव्यू यार? हाँ, तुम मेरे से इंदौर के किसी अच्छे होटल के जिसके बारे में समझता हूं उसके बारे में मांगो तो मैं जवाब दे सकता हूं, लेकिन हैदराबाद किसी होटल के तुमसे, और यू विल वंडर, ये जो आप बात करें ये मैसेज मेरे पास भी आया था, तो मैंने उसको यही मैसेज दिया कि भाई साहब मैं वहां गया नहीं, मैं रिव्यू नहीं दूंगा। एक बात। दूसरी बात, लालच हमारी, मैं बता दूं कि अगर हम आम आदमी, आज जब साइबर क्राइम बढ़ रहा है, दीगर क्राइम तो खत्म, उससे ना के बराबर है, वो तो चलते रहते। साइबर क्राइम जी भर के लूट रहा है और उसकी वजह है, वो उसको मालूम है कि ये आदमी लालची है और वो हमारी लालच का फायदा उठाता है। और अब तो खैर एक नई चीज एक और आ गई है मैडम वैभवी जी, कि एआई के माध्यम से यामिनी जी को या वैभवी जी को मेरी आवाज का मैसेज फोन आएगा। बिल्कुल सर। अब तो यहां तक हो गया, तो बेहतर तो ये है कि हम तुम्हारे, अगर मुझे मालूम है कि वैभवी यहाँ पर है तो हम वैभवी को वेरीफाई करें कि भैया तुम्हारे बैंक अकाउंट नंबर डाल दो पैसा। अब सवाल यह है कि एक आवाज आई और उस आवाज पर मैंने उनका बैंक, जो एक नया बैंक अकाउंट आता है जो कि कंफर्म नहीं कि किसका है ये, और हम डाल देते हैं। अब पुलिस के पास जो यामिनी जी ने बताया प्रक्रिया वही है, और जैसे ही अगर इस तरह की शिकायत होती है, अगर 36 घंटे या 48 घंटे के अंदर ये शिकायत अगर पुलिस तक पहुंचती है तो पुलिस तत्काल ऐसे पैसे जो ट्रांसफर हो रहे हैं उस पर रोक लगा देती है, और इस तरह से काफी लोगों के पैसे वो वापस हुए हैं। और एक और बता दूं आपको, एक बहुत अच्छी जानकारी देता हूं, और बिल्कुल जो आपके जाके दर्शकों समझ में आए कि साइबर सेल में ऑनलाइन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो सीधे भी जाके आप शिकायत कर सकते हैं। और मजेदार बात यह है उसमें कि वो जैसे कि ये हैकर, ये जो साइबर क्राइम कर रहे हैं, ये सब बदमाश टाइप के हैकर है ये। तो आजकल हर पुलिस डिपार्टमेंट में, आपको यामिनी दिल्ली में भी बहुत बड़ा ग्रुप इसका, तो कि अब पुलिस भी ऐसे एक्सपर्ट हैकर्स को रख रही है जो उनके जाल को सरकार के हित में, समाज के हित में तोड़ते हैं। मतलब हैकर तो वो भी हैं लेकिन वो कंस्ट्रक्टिव हैकर है। जी बिल्कुल। तो ये अब हो चुका है, तो कंट्रोल कर। अच्छा, और सवाल ये कि वो साला वो बार बार नए तरीके अपना, जैसे एक तो सबसे पहले अगर आपको याद हो, राजनाथ जी आपको भी याद होगा कि सबसे पहले एक आता था कि फेसबुक पर या मैसेंजर पे एक मैसेज आता था कि मैं ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत वृद्ध महिला हूं, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं, तो मैंने ढूंढा दुनिया में, तो आप अच्छे लगे, आप विश्वसनीय हैं, हम आपको अपना पूरा इतना प्रॉपर्टी भेज रहे हैं और आपको हर साल हर महीने इतना पैसा आपको मिलता रहा करेगा उसमें से। हमने कहा ठीक है, क्या बाप का बुरा, आपने हमको चुन लिया तुमने अपनी प्रॉपर्टी का केयरटेकर बनाने के लिए। और फिर उसके 10 दिन बाद एक किसी नाइजीरियन का फोन आता है कि मैं बॉम्बे में आपका सामान लेके आ गया हूं और आप आ जाइए। वहां तक ठीक। उसके बाद कुछ देर बाद फिर कहता है कि यहाँ कस्टम में फंस गया हूं, तो उनको पैसा देना पड़ेगा, आप उसका पैसा उस पर डाल दीजिए, पर हम आपको डिलीवरी कर देंगे। इस तरह का केस मैंने खुद डील किया था। और यू विल वंडर कि उस शिकायत जो, हालांकि काफी लोग उसमें मतलब फंस गए थे, लेकिन जो बंदा मेरे को शिकायत करने आया था वो, उससे मैंने कहा, मैंने तो एक काम कर, उससे बोला कि भैया ठीक है, मैं बॉम्बे आकर डिलीवरी नहीं ले सकता हूँ, तो इंदौर आ जा, और इंदौर आने जाने का फेयर में टिकट दे रहा हूं तुमको और होटल में ठहरने की व्यवस्था कर रहा हूं। तो इस तरह से वो बंदा जब इंदौर आया है उसको फिर पकड़ा गया। तो ये एक तरीका ये था। फिर इसके बाद तो फिर ऐसी चला कि साहब वो आप ओटीपी दीजिए और आपका ये पेटीएम बंद हो गया है और आपका एटीएम बंद हो गया है, तो फलाना। तो ये सारी, तो सबसे बात तो मैं सफर, आप चूंकि मौका मिला है इसलिए मुझे कह लेने दो कि हम किसी भी अनजानी लिंक पर कोशिश ना करें उसको खोलने की, नंबर 1। लालच में नहीं फंसना, नंबर 2। दुनिया में हम इकलौते ईमानदार नहीं है कि बंदा मेरे को ही टारगेट कर रहा है कि साहब हम आप ये कर देंगे आपके लिए, क्यों? तो इसीलिए सबसे बेहतर बात यह है कि हम लालच में ना आए। भैया अरे एक का 2 कैसे, 5 का 10 कैसे होगा यार एक साल के अंदर? पॉसिबल नहीं। तो इस तरह के लालच में नहीं आना है। ये तो एक बात हो गई। बस सीधी बात लालच होता है, और कोई अननोन लालच की बात ही मत करो।
यामिनी जी, एक बात ये हो गई कि चलो ये साइबर क्राइम की बात हम कर रहे हैं, लेकिन साइबर क्राइम के अलावा भी बहुत सारी क्राइम है और बहुत मुश्किल होता है आपको ये जज करना कि ये जो व्यक्ति आपके पास आया है आप अपना केस लेकर, वो कितना जेन्यून है, कितना वो सही है और कितना वो गलत है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आप सबके लिए, पुलिस वालों के लिए भी, जज साहब के लिए भी। चूंकि बहुत देर से जज साहब सुन रहे हैं, तो जज साहब की तरफ हम थोड़ा सा रुख करते हैं। उसके बाद यामिनी, और भी जो धाराएं हैं और जो कुछ भी आप हमको बताना चाहती हैं वो आप जरूर बताएं। पहली बार आप जुड़ी हैं उसके लिए भी आपका अभिनंदन है। हमारे जज साहब भी पहली थैंक बार यू मैम। जुड़े हैं, आपका अभिनंदन है। और गुलशन ग्रोवर जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। सभी बने रहिए, जुड़े रहिए, कार्यक्रम को शेयर करते रहिए। जज साहब, बहुत जी मुश्किल होता होगा जब पुलिस से निकलकर वकील के इर्द गिर्द घूमकर जज की तरफ जब एक अपराधी पेश होता है, उस समय एक जज होने के नाते एक जो आपकी मानसिकता होती है, आपको सबसे पहले तो न्याय करना होता है। किसी भी दोषी को बरी नहीं कर सकते आप, और किसी भी जो दोषी नहीं है, जो निर्दोष व्यक्ति है, उसको आप सजा नहीं दे सकते। तो ये एक मानचित्र होता है आपके जहन में कि मुझे निर्दोष को बचाना है और दोषी को सजा देनी है। तो ऐसे जद्दोजहद में जो एक जज का रोल होता है, एक जज की जो भूमिका होती है, उस भूमिका पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। बहुत बहुत जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वैभवी जी, जो आज आपने मुझे अवसर दिया, अपने ग्रुप में जोड़ा और कुछ अपनी बात और जानकारी देने के लिए हमें अवसर दिया। इसके लिए मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं। और आज की तारीख में जो हमारे साथ इस ग्रुप में अन्य भाई जुड़े हैं, लाइक डॉक्टर रवि जी, जो हमारे डिप्टी एसपी रहे हैं, जामनी जी एडवोकेट, लर्नेड एडवोकेट, तो मैं सबका आभार प्रकट करता हूं। और ये हमारा आपका सौभाग्य है कि आज हम लोग जुड़े हैं, भले इस मोबाइल के माध्यम से। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि पहले तो अपने यहाँ एक न्याय प्रणाली में प्रिंसिपल है कि चाहे 10 मुलजिम छूट जाएं, लेकिन एक इनोसेंट आदमी को सजा नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रिंसिपल लेकर के हर जज चलता है, क्योंकि हम आप सब ह्यूमन बीइंग हैं, एंड ह्यूमन बीइंग इज सब्जेक्ट टू एरर। 100% एब्सोल्युटली कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में सही नहीं हो सकता है। उसमें कुछ अगर अच्छाइयां हैं तो एक आध हो सकता है बुराई भी हो। और पैदाइशी कोई व्यक्ति अपराधी नहीं होता है, जन्म से कोई व्यक्ति अपराधी नहीं होता है। इसमें तमाम रिसर्चेज हुई हैं और तमाम लोगों ने अपने शोध प्रस्तुत किए हैं, आर्टिकल प्रस्तुत किए हैं। हमने डॉक्टर एमजे सेठना को पढ़ा है, उनकी किताब है सोसाइटी एंड द क्रिमिनल। जामनी जी के काफी हित में होगा, कभी मिल जाए तो पढ़ लें। तो उन्होंने इस पर बड़ा शोध किया और उनका जो मैप है, माइंड का मैप और हार्ट का और चेस्ट का, पूरी बॉडी का स्कैनिंग करा करके सब स्टडी कराया और ये पाया कि पैदाइशी कोई भी अपराधी नहीं होता है। अपराधी होने के तमाम कारण होते हैं। कभी तो हो सकता है उसकी सोसाइटी गलत हो जाए बच्चे की, कभी उसको ऐसा किताबों का ज्ञान हो जाए, ऐसी किताबों की तरफ चला जाए। बहुत बार ये अपने सीओ साहब इस बात से सहमत होंगे कि अपराधी कई बार बताता है कि साहब मैंने वो टेलीविजन में देखा था आर्टिकल, वो टेलीविजन में एपिसोड देखा था और वहां से हमने ये अपराध की जो जानकारी है प्राप्त की और उस हिसाब से हमने ये अपराध किया। तो टेलीविजन दे देता है, मोबाइल दे देता है, मित्र दे देते हैं, संगत दे देती है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये व्यक्ति जो आया है ये हो सकता है इनोसेंट हो। फिर जब हमारी तमाम प्रणाली, जस्टिस में कई प्रणाली जुड़ी हुई, जैसे हमारी पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, हमारे एडवोकेट्स हैं, तो वो सब जो करते हैं अपना खोजबीन और प्रस्तुत करते हैं, उसके आधार पर फिर हम लोग अपना स्टडी कर करके और जो ज्ञान होता है उसमें यह कोशिश करते हैं कि कैसे न्याय किया जाए। जैसे जो सजा के तरीके हैं, सजा का देने का एक जो मूल तत्व है उसमें यह है कि अपराधी को यह एहसास भी हो कि उसने अपराध किया है, इसलिए उसको सजा हो रही है। और उसमें 4 थियरीज हैं, 4 थियरीज ऑफ पनिशमेंट आते हैं। एक तो रेट्रीब्यूटिव थियरी है जो अपने यहाँ नहीं चल रही है। रेट्रीब्यूटिव थियरी में क्या है, आई फॉर आई, टूथ फॉर टूथ, नेल फॉर नेल,
यानी यह कुछ मिडिल ईस्ट के देशों में आज भी चल रहा है कि यदि किसी ने किसी का हाथ काटा तो उसका भी हाथ काट दिया जाए, यदि किसी ने किसी के पैर में गोली मारी तो दूसरे भी पैर में गोली मारी जाएगी, यदि किसी ने मुक्का मार के या किसी चीज से किसी का दांत तोड़ दिया तो उस जो दांत तोड़ने वाला है उसका भी दांत तोड़ दिया जाए। लेकिन इंडिया में, भारतवर्ष में ऐसा नहीं है, रिट्रीब्यूटिव थियरी ऑफ पनिशमेंट नहीं चलती है। अपने यहाँ डिटरेंट थियरी है जिसमें कि ऐसी सजा दी जाए कि ये स्वयं दोबारा से ऐसी गलती ना करे, और प्रिवेंटिव थियरी है हमारे यहाँ कि इसको देख करके दूसरे लोग भी अपराध ना करें। और एक लास्ट में जो अपने यहाँ है बहुत बड़ी थियरी है, दैट इज एक्सपायरेशन थियरी, कि कैसे क्षमा कर दिया जाए। कई बार हम लोग, जैसे मैं रेलवे मजिस्ट्रेट था और कई बार हमारे पास मुलजिम पकड़ के आया, हमने देखा यंग लैड है, यंग लड़का है, स्टूडेंट है, गलती कर दिया या बैठ के चल पड़ा, गाड़ी में जल्दी थी, तो उसको केवल हमने क्या किया, उसको वार्निंग देके छोड़ दिया। तो ये विवेकाधिकार, ये डिस्क्रेशन जज के पास होता है कि वो देखे कि इस आदमी को कैसी सजा देनी चाहिए। जैसे 379 में है, 379 में उसको, और वो भी 411 लग जाए, 411, 379 411 जो प्रेजेंट आईपीसी के सेक्शंस हैं, अभी 1 जुलाई से आपको परिवर्तित रूप में आईपीसी मिल जाएगी, परिवर्तित रूप में आपको सीआरपीसी मिल जाएगी, परिवर्तित रूप में इंडियन एविडेंस एक्ट मिल जाएगा। तो अभी वर्तमान में वही चल रहा है 379 एंड 411, 379 411 कहा जाता है बहुत फ्रिक्वेंट हिंदी स्पीकिंग में। तो उसमें चोरी किया व्यक्ति ने और पकड़ भी गया और माल भी बरामद हो गया। जब माल बरामद हो जाए तो और उसको गंभीर माना जाता है, यानी वो प्रूव हो गया। हमारे सीओ साहब बोल देंगे साहब तो प्रूव हो गया, देखिए इसने चोरी किया था और इसके पास माल भी निकल आया, तो वो आदमी बंध जाता है। तो उसमें जज को देखना है कि चोरी किस प्रकार की है और बरामदगी किस चीज की है। एक बच्चा है, कोई चोरी करता है ब्रेड की, ब्रेड चुरा लिया, दुकान में गया, खड़ा हुआ, ब्रेड चोरी कर लिया, भूखा है और वो चला गया अपने घर ले जा करके, तो उसको उतना ही क्या हम 3 साल की सजा करें जो नकब काट करके अंदर किसी के घर में घुस करके और हैवी माल लेकर के चला जाता है, या किसी फ्रंट डोर से घुस करके और आपकी अलमारी तोड़ करके वहां से गहना लेके चला जाता है। दोनों अपराध इक्वल हैं, दोनों में सजा इक्वल है 379 411 में। लेकिन फिर वहां डिस्क्रेशन होता है कि क्या हम इस बच्चे को उतना ही पनिशमेंट दें जितना वो दूसरे को देना चाहिए, जो वहां अंदर घुस करके सेंध का मार करके अलमारी तोड़ करके और वहां से गहना ले आता है। तो इसमें डिस्क्रेशन है। तो हम लोग ये देखते हैं, जजेस को ये देखना ही चाहिए कि किसमें हम कम दें, किसमें हम कम सजा करें। तो ये इस तरह से सजा की थ्योरीज हैं। और जो साइबर क्राइम का है काफी डिटेल में आप लोगों ने बताया। और एक विषय और आया कि जो एडवोकेट्स हैं वो वहां पर जो मान के चलते हैं, जैसे देख लिया कि अपराधी है फिर भी उसकी हेल्प कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। कोई भी अपराधी कोर्ट में या वकील के पास नहीं कहता है कि हमने अपराध किया है। और जो हमारी थियरी ऑफ इथिक्स है, हमारी इथिक्स है, जो हमारी एडवोकेट्स के एथिक्स है, वो ये कहती है कि आप मान के चलिए कि इनोसेंट है। हो सकता है कहीं ना कहीं भूल हो गई हो, उस व्यक्ति से भूल हो गई हो, या इन्वेस्टिगेशन में भूल हो गई हो। अभी अपने यहाँ का इन्वेस्टिगेशन सिस्टम, जैसे सीओ साहब ने बताया पहले भी, कि जो ये मेथड होता था 3rd डिग्री टॉर्चर वाला, तो वो एक बहुत ओल्ड पैटर्न था। अब बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आ गए हैं। ये अपने यहाँ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन शालाएं भी हैं जहां पर वहाँ बहुत तरीके से उससे निकलवाया जाता है मुलजिम से। तो बहुत सारे तरीके डेवलप हो रहे हैं। तो नए तरीके में, नए पैटर्न में वो देखा जाता है कि रियलिटी में, जैसे वो आजकल वो भी कराते हैं ना, जो नार्कोटिक, वो सॉरी हाँ नार्को, हाँ लाइट डिटेक्शन मेथड से वो भी कराने लगे हैं। तो ये सब थियरीज अब अपनाई जा रहे हैं। तो पुरानी थियरी ऑफ टॉर्चर वाली खत्म हो रही है और इसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, सत्यता तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी इसमें ज्यादा है। दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो साइंटिफिक में जो मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें सच्चाई के करीब तक आदमी पहुंच सकता है, अच्छा तरीका रहेगा। लेकिन हमारा जो प्रोफेशनल एथिक है एडवोकेट्स का, वो कहता है कि यू शुड कंसीडर हिम एज ही इज इनोसेंट पर्सन अनटिल अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज।
until जी unless proved सर, otherwise। जी 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 बीच में सर, एक प्रश्न मैं आपसे ये रखना चाहती हूँ कि जी जब आप जज थे और उस समय जब आपने बहुत सारे फैसले सुनाए होंगे, क्या कोई ऐसा फैसला आपके लिए रहा जो बड़ा मुश्किल था, जब आपको लग रहा था कि पता नहीं इसका क्या मतलब मैं सही हूँ गलत हूँ, क्योंकि सब कुछ जो सामने आता है, जो एविडेंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको न्याय करना होता है। और यामिनी आपसे मैं बात करूंगी, सर को अभी हम सुनेंगे, और सर मैं चाहूंगी कि शॉर्ट में आप लोग सुनाएं क्योंकि समय हमारे पास कम है। अच्छा। और यामिनी, तो मैं आप जानना चाहती हूँ कि सिर्फ साइबर बहुत सही क्राइम ही, आपने जानकारी, और बहुत जी, सही आपने पूछा साइबर है। क्राइम के देखिए ये अलावा हर और भी जो क्राइम है हाँ, जिनके बारे में आप, हर जज की ये समस्या होती है और होनी भी चाहिए कि जी आदमी सर, को गलत सजा ना हो जाए। तो इसलिए उस पर काफी चिंतन मंथन की आवश्यकता होती है। कई बार है कि रियलिटी नहीं है कि ये इस व्यक्ति ने ऑफेंस किया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन पुअर रह गया, तो उसमें कैसे किया जाए। ऐसे जघन्य अपराध हो जाते हैं। एक अपराध का, अब आपने पर्सनल पूछा तो मैं बताऊं। आई वाज पोस्टेड इन गाजियाबाद। वहां पर एक लड़के ने प्रॉपर्टी के लिए, वो अब उसके मदर जो है इंक्लाइंड थी, वो अपनी प्रॉपर्टी अपनी डॉटर को देने के लिए, और इधर ये लड़का जो है, इसके समझ में ये बात आ रही थी कि हमारी मदर जो है प्रॉपर्टी बहन को देने वाली है। इससे वो अंदर अंदर ईर्ष्या करने लगा, और उसकी वाइफ जो थी वो उसमें सहायता करने लगी। तो ये वो लड़का, उसकी वाइफ, उसका साला, तीनों ने मिलकर अपनी माँ को बोटी बोटी काट करके बोरी में भर के गंग नहर में डाल दिया। वहां गाजियाबाद में गंग नहर है, वहां डाल दिया उसने। अब उसमें कोई आई विटनेस तो हो नहीं सकता ऐसी परिस्थिति में, वो तो सब मिले हुए तीनों के ऑफेंस के भागीदार हैं। और जब पर्सनल क्राइम होता है, फैमिली क्राइम होता है, तो उसमें आई विटनेस भी नहीं मिलते हैं। तो उसमें कोई आई विटनेस नहीं है, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी उसमें। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया और बड़ी मेहनत किया। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि उसने बड़ा मेहनत किया। मेहनत करके वो बोरी रिकवर कर लिया, बोरी रिकवर कर लिया। और जैसे कि वो सिद्धांत है अपने इंडियन एविडेंस एक्ट का, अब तक यही है कि वो पुलिस के सामने जो बयान लिया जाता है सेक्शन 161 सीआरपीसी में, दैट इज टू बी प्रूव्ड अगेन बिफोर द कोर्ट। वो कोरोबरेटिव एविडेंस कहते हैं। तो तभी तो देना भी चाहिए पनिशमेंट। इट इज वेरी गुड। ऐसे मान लीजिए पुलिस कह दे और पुलिस किसी चीज से प्रभावित हो, पुलिस में कहिए या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कहिए, और वो जो है किसी बात से प्रभावित हो, तमाम प्रेशर काम करते हैं। आप तो सीओ साहब बताएंगे, अगर अकेले में आप इनसे पूछेंगे कितने प्रेशर काम करते हैं, वो हम लोग जानते हैं साथ में रहे। तो इसलिए ये देखना चाहिए कि कोरोबरेटिव एविडेंस है या नहीं कोई। तो अब हमको एक मिल गया कि बोरी मिली। अब कैसे सजा, अब मेरे मन में आ गया इसको सजा करना है, क्योंकि इतना जघन्य अपराध की माँ की बोटी बोटी काटे प्रॉपर्टी के लिए, नालायक बच्चा, खुद अपनी कमाई पर विश्वास नहीं है और उसको फेंक दे। इससे बड़ा अपराध तो मेरे जीवन में कभी मैंने नहीं देखा। तो उसको हमको माइंड मेकअप किया कि उसको पनिश करना है। तब फिर हमने फिर देखा 161 सीआरपीसी में ही, उसमें आया कि लास्ट दैट मदर वाज विद हिम ओनली लास्ट डे। जहां से गायब किया, जहां उसने बताया वो तो चली गई थी, लेकिन जिस दिन चली गई उस दिन वो उस अपने बेटे के पास ही थी। तो जब बेटे के पास थी तो अपना लॉ कहता है, इंडियन एविडेंस एक्ट, कि द वन हु हैज सीन लास्ट ही इज सपोज टू टेल वेयर शी वेंट। वो कहां चली गई, तो कहां चली गई ये वो बताने में असफल रहा, कहां चली गई। और जहां जब बोला कि इतने टाइम हमारे घर से गई थी, उसी के घंटे भर में उसका मर्डर हो गया। तो मर्डर क्या, इसने करके ले जाकर उसमें डाल दिया। उसको मैंने आजीवन कारावास से सजा दिया था। अगर आई विटनेस होता तो शायद मैं उसको 3 बाकायदे फांसी की सजा देता। तो ये मेरे जीवन का अनुभव रहा। और साइबर क्राइम की बात जहां तक आप पूछे, इट्स वेरी गुड टॉपिक। साइबर क्राइम तो इतना तेजी से बढ़ता जा रहा है, और उसका कारण है वो जो साइबर क्राइम करते हैं वो बड़े इंटेलिजेंट हैं, बड़े स्मार्ट हैं, वो बुद्धू नहीं है। हमसे आपसे कई गुना ज्यादा वो जानते हैं। और जैसे कि सीओ साहब ने बताया, जामनी जी ने बताया कि वो एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो तो चेहरा भी लगा लेते हैं, आवाज तो आवाज है, हमारा चेहरा भी वो लगा लेंगे और चेहरा लगा के बाकायदे बात करेंगे। और काम क्रोध मोह लोभ से कौन बचा है इस धरती पे, बहुत आसानी से हो जाता है। चाहे इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
Even Chief Justice of India, anybody can be prey, or easily can be made prey on this ground. काम क्रोध मोह लोभ में हम फंस जाते हैं, जजेस फंस जाते हैं. जजेस आर नॉट फॉलन फ्रॉम द हेवन. हम भी इसी धरती के अंग हैं, तो हमको भी कोई लालच दे तो हम भी फंस जाएंगे, लेकिन हम अभी तक बचे हैं. सीओ साहब का निर्देश हम मानते हैं, बाकायदे कोई लिंक मांगता है हम देते नहीं, उसमें कभी हम टच करते नहीं. कई बार हमसे एक वो चल रहा है. जी सर, साइबर क्राइम से बचने का सबसे आसान तरीका यही है कि आपसे कोई पर्सनल चीजें पूछें या ओटीपी वगैरह मांगे तो आप ना दें, बस यही कारण है. इसी से आप बच सकते हो. और यामिनी क्या कहना चाहेंगे आप? और हमारे साथ सुरेश शर्मा सागर जी जो हमारे पटल के मुख्य सलाहकार है जुड़ गए. बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ. बहुत सारे उनकी बातें हैं. उन्होंने एक संदेश भेजा है कि पत्थर की चोट थी, पुलिस ने गंडासी जब्त कर ली हमारे यहाँ और जज साहब ने उसको सही मान लिया और सजा दे दी. एक इनके यहाँ का वाकया. दूसरा इन्होंने लिखा है एक के साथ एक फ्री है और जेल में बंद है, और कानून मतलब जो झूठी गवाही देते हैं, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा है कि यह सही है कि अदालत में झूठी गवाही चलती है. ये तो सदियों से चलता आ रहा है. और हमारे साथ दुर्गा नागले जी जुड़ गई हैं. बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ. सभी का स्वागत है, अभिनंदन है. और यामिनी क्या कहेंगी? और सर चलते चलते मैं चाहूंगी कि एक मजबूत संदेश जरूर दें इस पटल के माध्यम से, क्योंकि हम जब क्राइम की बात कर रहे हैं, हम जब अपराध की बात कर रहे हैं, और अपराधी, क्योंकि पहले हमने मानसिकता पर बात कर ली थी, अपराधी की जो मानसिकता होती है डॉक्टर साहिबा से, लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं, चूंकि आप सब कहीं ना कहीं उन अपराधियों से रोज डील करते हैं, उन अपराधियों के बीच आप रोज रहते हैं, तो आपके लिए भी बहुत चैलेंजिंग है. और हमारे जो दर्शक है या हम जैसे आम इंसान, हमारे लिए भी, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता. आप तो फिर भी इतने इंटेलिजेंट है कि आपको पता चल जाता है कि कौन अपराधी है और कौन नहीं है, और हम जैसे इनोसेंट लोग नहीं पता कर पाते, और जिसकी वजह से हम अपराध में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, और इस तरह की जो घटनाएं होती है हमारे साथ होती हैं. तो संदेश भी जरूर तैयार रखें. और यामिनी क्या कहना चाहती हैं आप? जी मैम, मैं आगे बताऊंगी कुछ अपराधों के बारे में. उससे पहले जैसे कि सर ने बताया कि साइबर ऑफेंस बढ़ता जा रहा है, और उसका जो पार्ट बन रहा है वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लिटरेट पब्लिक है जो इसका पार्ट बन रही है. अगर मैं रोज इन चीजों से डील कर रही हूँ, रोज ऐसे विक्टिम से डील कर रही हूँ जिनका पैसा चला जाता है, अकाउंट फ्रीज हो जाता है, फिर हम उनके लिए कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करते हैं ताकि उनका जो पैसा है वो रिवर्स बैक हो सके. तो इतने लोगों से रोज हम डील कर रहे हैं, तो उसमें गरीब व्यक्ति ना होकर पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेट पब्लिक एट लार्ज है जो इसका पार्ट बन रही है, जिनके पास पैसा है और उनको लगता है कि हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हमें पैसा ज्यादा मिलेगा. क्योंकि मैम एक आम इंसान जो गरीब व्यक्ति है, जो 1000, 1500, 2000 रुपए कमा रहा है, महीने की 8-10 हजार रुपए की इनकम है, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है इन चीजों से डील करना या इन चीजों में फंसना. तो इन चीजों का जो पार्ट बन रही है, जिनको पागल बना रहे हैं अपराधी, जो पागल बना रहे हैं, जिनको ट्रेस करना ही पॉसिबल नहीं है पुलिस के लिए, ऐसे खाते का पता लगाना तो इजी है कि जिस खाते में जाकर पैसा इकट्ठा हो रहा है, बट एक्चुअल में वो व्यक्ति कहाँ एग्जिस्ट करता है नहीं करता उसका कुछ पता ही नहीं है. पर जो इसका पार्ट बन रहे हैं वो पढ़ी लिखी व्यक्ति हैं, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो इसका पार्ट बन रहे हैं. जी, और जैसे जी. कि जज साहब बता रहे थे राजनारायण जी कि पता लगाना कि वो व्यक्ति इनोसेंट है या नहीं. कोई भी अपराधी उस दिन एक आम व्यक्ति उस दिन अपराधी बन जाता है जिसके अगेंस्ट में कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है, चाहे वो मैम चेक बाउंस का है, चाहे वो मर्डर का है, चाहे वो डकैती का है, चाहे वो थेफ्ट का है. वो इनोसेंट है या नहीं है, दैट इज अ मैटर ऑफ ट्रायल. वो केस चलेगा, केस की स्टेज चलेगी, अपना डिफेंस लाएंगे, दूसरी पार्टी अपना डिफेंस लाएगी, वो बहस की स्टेज तक जाएगा, तब तक उसको प्रूव करना कि वो पर्सन इनोसेंट है या नहीं. ठीक है, कई बार कोई व्यक्ति हमारे पास आते हैं, ये पता लगाना, हमारे पास भी कोई भी, अगर मैं हूं एज एन लॉयर, कोर्ट में बैठी हूँ, अपने चैम्बर में बैठती हूँ, तो कोई भी आम व्यक्ति जिसके अगेंस्ट में मुकदमा है या जिसने किसी पे मुकदमा डाला है, तो हमारा पहला प्रश्न यही रहता है कि सर ये चीज आपने करी है या नहीं करी, क्योंकि वकील को ये चीजें क्लियर करना ज्यादा जरूरी हो जाता है ताकि हम उसको उसी तरीके से डील करें. ऐसे ही एक मुकदमे से मैम मैं डील कर रही थी जिसके अंदर
2 घर छोड़ के एक पड़ोसी और 2 घर छोड़ के एक पड़ोसी आपस में दोनों काफ़ी टाइम से 10-15 साल से एक-दूसरे को जानते थे। कुछ कमेटी का लेन-देन था, इस वजह से उनके रिश्ते खराब हो जाते हैं। आपस में उनका लड़ाई-झगड़ा हो जाता है, लड़ाई-झगड़ा होने के कारण वो एक-दूसरे का सर भी फाड़ देते हैं, सर फट जाता है, इतनी लड़ाई-झगड़ा हो जाता है, फैमिली भी उसमें इंक्लूड हो जाती है, बच्चे भी आ जाते हैं घर से। तो आपस में दोस्त जो एक-दूसरे को 20-25 साल से जानते थे, उनका लड़ाई-झगड़ा होने के बाद मैडम एक मारपीट की एफआईआर मुकदमा दर्ज हो जाता है, अपोज़िट पार्टी के अगेंस्ट में। तो अपने बचाव के लिए वो क्या करता है कि उसको पता है कि मेरी भी गलती है कि मैंने उसकी कमेटी देनी थी, ऊपर से मैं उसके साथ लड़ाई-झगड़ा कर चुका हूँ, तो मेरे अगेंस्ट में मुकदमा एक दर्ज हो जाता है, एफआईआर दर्ज हो जाती है मारपीट की। उसके बाद वो अपनी लड़की का यूज़ करके उस दूसरे व्यक्ति के ऊपर पॉक्सो का मुकदमा दर्ज करा देता है। पॉक्सो जो आजकल बहुत जनरल हो गया है, सर तो पता होगा, रवि जी भी इस बात से अवेयर होंगे और हमारे जज साहब कि ये केसेस भी कितने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो मैम 4 और 8 बहुत ज़्यादा। पॉक्सो एक्ट उस व्यक्ति पे लग जाती है। पॉक्सो से आप सब भी अवेयर होंगे, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो जी, इसके मुकदमे इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, पर इसमें कुछ जेन्युइन मुकदमे भी रहते हैं और कुछ झूठे मुकदमे भी हैं। तो ऐसे ही मुकदमे के अंदर अभी मेरे क्लाइंट को हमने बरी कराया है, जिसके बढ़िया। अंदर एक्चुअल में उन्होंने अभी ही मैम 1 महीने पहले ही हमारे जो क्लाइंट हैं वो बरी हुए हैं इसके अंदर, ऐसे झूठे मुकदमे का उनको पार्ट बनाया गया था। तो एक्चुअल में कुछ तो ऐसे हैं, क्योंकि कोर्ट भी कंसिडर करती है मैम कि अगर कोई 376 लगा रहा है, तो वो एक एडल्ट है। उसकी एज 18 साल से ऊपर है, तो वो व्यक्ति समझदार है, उसको सब पता है, तो वो झूठी एलिगेशन लगा सकता है। बट जो 18 साल से कम का बच्चा है या कोई 8-10 साल का बच्चा है, अगर वो ये मुकदमा दर्ज कराएगा, तो यही हम कंसिडर करते हैं कि वो बच्चा सेंसिटिव है, तो वो ऐसा झूठा मुकदमा नहीं कराएगा। या तो पेरेंट्स के प्रेशर में करवाएगा या एक्चुअल में जेन्युइन हुआ है, तो वो कराएगा। तो जैसे मेरा मैं थी जिस केस में मैं अक्यूज़्ड पर्सन्स को रिप्रेज़ेंट कर रही थी, 2 अक्यूज़्ड पर्सन थे उसके अंदर, अपराधी थे। तो थोड़ा-सा मेरे लिए बिल्कुल मैम हिंदी यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरे को थोड़ा-सा हैबिचुअल हूँ कि कोई बात नहीं, कोई प्रेज़ेंट बात करना नहीं। बिफोर द कोर्ट। आप मेरे को जैसे इंग्लिश कंफर्टेबल है वैसे में बोलिए। ज़्यादा कम्युनिकेशन करने की आदत रहती है, तो मेरे को थोड़ा हिंदी में कम्युनिकेशन करने में थोड़ी हेजिटेशन होती है। तो दैट इज़ व्हाई कि मैं हिंदी में बहुत कम कम्युनिकेट कर पाती हूँ। हिंदी तो वैसे हमारी मातृभाषा है, हम डेली हमारे बोलते हैं। हमारे बट पटल पर ऐसी आप चीज़ों आएँगी को तो आप हिंदी बोलना सीख जाएँगी यामिनी जी। जी। बिल्कुल मैम, कुछ बेनिफिट होगा। अब जैसे गाज़ियाबाद का सर बता रहे हैं कि वो गाज़ियाबाद में पोस्टेड थे, मेरा अपना मुकदमा है, हमारा फादर उसमें कंप्लेनेंट हैं, तो उसमें कुछ पर्सन्स ने कब्ज़ा कर रखा है प्रॉपर्टी में, तो वो 15 साल हो गए हैं केस चलते हुए, तो हम दिल्ली की कोर्ट देखते हैं और गाज़ियाबाद कोर्ट देखते हैं। तो वहाँ जाके अगर मैं इंग्लिश में कम्युनिकेट करती हूँ, तो जज साहब बोलते हैं हमारे एपीओ साहब भी बोलेंगे, "मैडम हमें अंग्रेज़ी समझ में नहीं आती, आप हिंदी में बात कीजिए।" तो वहाँ समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी ऐसे मुकदमे से मैं डील कर रही थी, जिसके अंदर एक्चुअल में तो मैंने जैसे बताया कि 18 साल से कम तो कोर्ट भी यही कंसिडर करती है, यार बच्चा सेंसिटिव है, तो बच्चा झूठी गवाही तो नहीं देगा, या तो पेरेंट्स के प्रेशर में होगा या एक्चुअल में ये घटना हुई होगी। तो उसमें एमएलसी हो गई, क्योंकि कुछ ऐसा ऑफेंस हुआ है मैम अगर पॉक्सो के अंदर, जैसे बता रही हूँ मैं, तो उसके अंदर एमएलसी सबसे बड़ा पार्ट बन जाती है। तो इट विल प्रूव कि एक्चुअल में कोई ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है, या ऐसा कुछ है या नहीं है, या अगर आज मैं ये कह रही हूँ और मैं एफआईआर रजिस्टर कराने जा रही हूँ 7 महीने बाद, तो इतना गैप आ गया, तो बहुत सारी कमियाँ हैं। जैसे सर भी इसमें, रवि जी भी बता रहे थे कि कुछ चीज़ें, एक चीज़ को ऑफेंस बनाने के लिए या एक पर्सन को अपराधी बनाने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों का एज़ पर लॉ कंप्लीट करना ज़रूरी है। अगर यामिनी जी, एज़ पर लॉ जी, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप अपनी बात भी जी, रखें और जी, जी, जल्दी-जल्दी मैं कहूँगी कि जल्दी-जल्दी खत्म करें। बिल्कुल, कहते हैं कि डॉक्टर और वकील से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। बिल्कुल मैम, सही बात है। तो जब आपके पास वो कोई भी व्यक्ति आता है कि मैंने रेप नहीं किया, मेरे ऊपर रेप का केस है, तो अ, तब आप तो यही कहते होंगे ना कि सच में बताओ कि ये सही घटना क्या है? तो क्या वो आपको सही घटना बताता है या झूठ-मूठ की कहानी सुनाता रहता है?
वैसी कंडीशन में क्या करते हो आप एज अ लॉयर? मैम एक्चुअल में तो कोई भी क्लाइंट अगर हमारे पास आता है तो पहले अपने आप को वो इनोसेंट ही दिखाता है, अरे सर ये ऐसे नहीं हुआ था, ये झूठा मुकदमा है, ये झूठा मुकदमा मेरे पे डाल दिया गया, मैं इसका पार्ट ही नहीं था। अब जैसे मैम आपने इसमें बताया कि कोई मर्डर का मुकदमा है, मैं एक ऐसे ही मर्डर केस से भी डील कर रही थी जिस सर ने, वो काफी डिटेल में हो जाएगा, कभी फिर मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगी उसमें, कि जरूर जरूर। एक हथियार उसके अंदर यूज हुए थे। जो मेरा क्लाइंट था वो कॉन्स्पिरेसी में था 120B के अंदर। 302 के मैटर में 3 मेन अक्यूज थे जिन्होंने मर्डर किया था एक्चुअल में किसी के घर पे जाके, पर जो मेरे क्लाइंट थे वो 120B में थे। तो 120B के अंदर बहुत सारी जजमेंट्स हैं, इस पे प्रेसिडेंट जजमेंट्स हैं कि अगर आपको 120B का या किसी को कॉन्स्पिरेसी का पार्ट बनाना चाहिए तो उसमें पूरी चेन बननी चाहिए। कहीं भी अगर चेन टूट जाती है तो आप उसको उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते। तो ऐसे ही मेरे क्लाइंट के घर से हथियार बरामद होते हैं कि ये इस ऑफेंस में यूज हुए हैं। पर पुलिस वालों ने क्या किया, जो एक्चुअल में मर्डर हुआ था वो मेरे पे एलिगेशन ये थी कि मर्डर इसी हथियारों से हुआ जो मेरे क्लाइंट के घर से मिले हैं, मेरे घर की सीढ़ियों के नीचे से मिले हैं। पर वो हथियार जो थे उस पे जो खून के सैंपल थे, पुलिस ने वो FSL नहीं भेजे। जब पुलिस ने FSL नहीं भेजे तो वो उस लेडी के ब्लड से मैच नहीं हुए, तो एक्चुअल में इन्हीं हथियारों से वो मर्डर हुआ है नहीं हुआ तो ये पता नहीं लग पाया। तो उसके बाद जो मेरे क्लाइंट के अगेंस्ट में सबूत बचता था, दैट इज CDR रिकॉर्ड्स, दैट आर कॉल्ड डिटेल रिकॉर्ड्स। तो उस बेसिस पे कहते हैं कि ये अक्यूज पर्सन ने इतनी कॉलें इतने अक्यूज पर्सन को करी है। तो मेरा डिफेंस ये था उसके अंदर कि मैं तो थी प्रॉपर्टी डीलर और मेरा घर के बाहर लगा रहता है बोर्ड, मेरे को 100 लोग फोन करते हैं रोज। इन द एब्सेंस ऑफ एनी रिकॉर्डिंग, एक कॉल डिटेल के बेसिस पे तो मेरे को कैसे कॉन्स्पिरेसी का पार्ट बना सकते हो? तो इसी पे बहुत सारी जजमेंट्स हैं कि अगर CDR रिकॉर्ड्स भी हैं ठीक है, बट CDR रिकॉर्ड की उसमें कोई आपकी रिकॉर्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी चेन, तो आप मेरे को उस कॉन्स्पिरेसी का पार्ट नहीं बना सकते। तो ऐसे एक मैटर में भी मुझे 2-2.5 साल पहले, उस टाइम पे मैं मेरा 19 का एनरोल्ड है, बट मैं 17 से प्रैक्टिस में हूँ। तो 19 पे मैं अपने सीनियर के साथ एट फ्रंट ये केस कंटेस्ट कर रही थी। एज एन नॉट कि सीनियर को वो साथ में कर रही थी तो मैंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। इस केस में जब कोरोना पीरियड चल रहा था, मैं हाई कोर्ट से मनोज कुमार ओरी जी हैं हमारे जज साहब दिल्ली हाई कोर्ट में, उनसे ऑर्डर करा के लाई थी कि कोरोना पीरियड में भी गवाही कराने का। तो एक ऐसे मैटर को खुद से आगे कंटेस्ट किया था कि जिसमें मेरे क्लाइंट ने 2.5 साल जेल काटने के बाद उसको सेशन से बेल मिली थी। तो ऐसी एक कमी की वजह से, क्या पता अगर वो हथियार उसके घर से बरामद हुए थे, अगर उसको FSL भेजा गया होता तो कहीं ना कहीं उसको कॉन्स्पिरेसी की सजा होती। जी, बिल्कुल, तो एक बिल्कुल, ये छोटी सी कमी की वजह से। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया यामिनी जी, और बहुत सुंदर परिचर्चा रही, बहुत सारी बातें हमने की। हालाँकि समय थोड़ा कम है और बातें बहुत सारी हैं, लेकिन फिर कभी हम करेंगे। अब चलते-चलते मैं चाहूँगी कि एक संदेश जो हमारे यूथ के लिए भी हो और हमारे तमाम दर्शकों के लिए भी हो, तो मैं चाहूँगी जज साहब आप एक संदेश दें, और अतुल्य जी मैं आपसे भी संदेश चाहूँगी। जज साहब क्या कहेंगे चलते-चलते? जी, मैं पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा क्योंकि आप सामाजिक काम कर रहे हैं, ऐसे एपिसोड बना करके आप पब्लिक को सचेत कर रहे हैं। और दूसरा फिर साइबर क्राइम के संबंध में जो CO साहब ने कहा है, उसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे कि यद्यपि काम, क्रोध, मोह, लोभ सबके अंदर होता है, लेकिन बच के चलें और वो प्रिकॉशन लेकर चलें। किसी प्रकार से लालच दिया जाता है, उसको हम फॉलो ना करें और अधिक से अधिक नॉलेज भी प्राप्त करने का प्रयास करें। जो हमारे यहाँ का कानून है, सामान्य कानून जो है, उसकी जानकारी हो, संविधान की बेसिक जानकारी हो, तो उससे आदमी को काफ़ी जो है मनोबल भी बढ़ा रहता है। दूसरा उसका एक्सपोज़र ठीक होता है और वो कहीं जाकर के फँसता नहीं है और दूसरा उसको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, कोई बुद्धू नहीं बना सकता। इसलिए हम तो कहेंगे कानून की बेसिक जानकारी सबको होनी चाहिए, संविधान की बेसिक जानकारी सबको होनी चाहिए। साइबर क्राइम से बचने के लिए अपना लोभ को किसी तरह से अपने को बचाना है। बस। बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद आपको, सर, और नमस्कार। बहुत बढ़िया बात आपने कही। एक विषय हमें सूझ गया कि हम किस प्रकार लोगों को जानकारी दें और हमारे कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी दें। तो हम यामिनी जी आपसे गुजारिश करूँगी कि हम इस विषय आप पर सब भी लोग कभी बात लखनऊ आइए, लखनऊ में आपका स्वागत करेंगे। आप सबका लखनऊ में स्वागत जी, करेंगे, आइए। ज़रूर, अयोध्या चलेंगे अतुल्य मैं साथ-साथ, आता अयोध्या रहता हूँ दर्शन लखनऊ, करेंगे। लखनऊ आता जी? रहता हूँ। वैभवी जी से मैं अरे चाहूँगा कि आइए, मुझे आपका कॉन्टैक्ट नंबर भेज दें, आपके यस, दर्शन यस, ज़रूर करूँगा आके।
आइए और आइए हम लोग अयोध्या यामिनी भी से तो चलेंगे दिल्ली में मुलाकात हो ही जाएगी। बहुत बिल्कुल अच्छा सर, है, बहुत बिल्कुल। चलिए यामिनी जी, आप तो कुछ बोलिए, फिर मैं अंतिम में समापन करूंगा अपने संदेश पे। चलिए। सर, मैं यही कहूंगी कि लोग जो आज का मेन टॉपिक था दैट इज साइबर क्राइम, तो वो सबसे बढ़ता हुआ क्राइम है। तो मैं तो पब्लिक एट लार्ज को यही बोलना चाहूंगी कि इस चीज से अवेयर रहें। कोई भी ऐसा फोन या मैसेज या किसी का भी कॉल आता है या कोई सिमिलर वॉइस में आपको मैसेज करता है, तो उस पर्सन को क्रॉस चेक करके ही कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन करें, उसका पार्ट ना बने। बिल्कुल जागरूक रहें इस बात को लेकर, क्योंकि साइबर क्राइम किसी ना किसी रीजन से किसी ना किसी लोग के साथ रोज हजारों लोगों के साथ ये क्राइम हो रहा है। तो इसका पार्ट ना ही बने, ज्यादा से ज्यादा इसके रिगार्ड में जागरूक रहें और क्रॉस चेक करने के बाद ही कि एक्चुअल में वो पर्सन नीडी है या एक्चुअल में ऐसी कोई गेम्स चल रही हैं या ऐसा कुछ है। तो हमारा गूगल आजकल इतना तेज है कि लोग इस हर चीज की जानकारी गूगल करके ले लेते हैं। तो कुछ ना कुछ एट प्रेजेंट क्या चल रहा है, अगर वो इस बात से अवेयर नहीं है तो थोड़ा सा किसी से डिस्कस कर ले या एक्चुअल में वो पर्सन को आइडेंटिफाई करने के बाद ही किसी झांसे में आए। अदरवाइज इस चीजों में फंसने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। रवि जी क्या कहेंगे? मैं आम जनता से, श्रोताओं से, सबसे ये कहना चाहता हूं कि पुलिस कभी हिटलर हुआ करती थी। अब पुलिस आपकी सच्ची दोस्त है, आपकी मदद को तैयार है। तो आप बेहिचक किसी भी तकलीफ में पुलिस के पास जाएं। एसएचओ अगर बदतमीजी कर रहा है, नहीं सुनवाई कर रहा है, तो मैं बता दूं कि और भी बड़े अधिकारी वहां बैठते हैं और वो आपको न्याय देंगे। नंबर 1। नंबर 2, साइबर क्राइम की बात कर रहा हूं तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि लालच छोड़ दें। अनजानी लिंक, अनजाने फोन, और अगर आपको कोई कहता है कि आपका एटीएम कार्ड बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो कहना ठीक है, बंद हो जाए तो मैं अपने लोकल में हूं, मैं मैनेजर साहब से जाके मिलकर बात कर लूंगा। मतलब उस बंदे को आप इस चुप, मैंने कई बार कराया चुप, तो उसकी बातों में बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप लोकल हैं, बैंक आपके पास में है, वहां जाइए, वहां पे जानकारी ले लीजिए। नंबर ये तो हुआ। दूसरी बात ये है कि मैंने कहा कि अनजानी लिंक पे बिल्कुल मत ध्यान दें। फेसबुक पर अभी जिस पर हम ये प्रोग्राम दे रहे हैं, तो फेसबुक पे जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी एक और संदेश देता हूं। फेसबुक पर भी ऐसे फर्जी बिक्री के ऑफर आते हैं। मैंने खुद पढ़ा था कि कंप्यूटर चेयर, जो मोबाइल चेयर है, बड़ी लग्जरी चेयर, सिर्फ 1200 रुपए में। अरे यार, 1200 रुपए की इतनी बढ़िया चेयर कोई देगा क्या? क्यों पैसा दे देते हैं? तो इस तरह के उनके लुभावने में बिल्कुल मत आए, लालच में ना आए, ओटीपी अपना किसी से शेयर ना करें। और यदि कहीं धोखेधड़ी से आपका पैसा दाएं बाएं किसी गलती से अगर हो भी गया है, तो तुरंत बगैर हिचके कि भाई लोग मुझे क्या कहेंगे, बुद्धू बन गए तुम पढ़े लिखे होके, तो सीधा सीधा आप जाएं और शिकायत करें। 24-36 घंटे के अंदर पता चल जाता है कि सब लुट गए, तत्काल शिकायत करें। और सबसे बड़ी बात जो यामिनी बहन की बात की मैं बिल्कुल मोहर लगा देता हूं कि जो साइबर अटैक करते, जो आपकी इकोनॉमिकल लॉस पहुंचाने की बात करते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि गरीब आदमी के पास उतना पैसा होगा नहीं, उसके अकाउंट में होगा तो 1000, 2000, 10,000 होगा, उनको उससे मतलब नहीं। तो वो पकड़ते हैं पढ़े लिखे लोगों को, और कम से कम ऐसे लोगों को बातों में घुमा के कि अच्छे अच्छे भी बुद्धू बन जाते। तो मेरा ये है कि अगर मान ली बैंक में आपके एटीएम और बैंक अकाउंट के बारे में वेरिफिकेशन की बात आती है, कहना भैया बैंक पे लोकल जाके बात कर लेंगे। दूसरा, अगर एआई सिस्टम से फेस लगाए, आवाज आए, पैसा मांग रहा है सामने वाला, तो कहना ठीक है भिजवाते हैं, और तत्काल अदर अपने फोन नंबर से उस बंदे को आप फोन कर लीजिए, पता चल जाएगा कि उसने पैसे मांगे। तो हम जल्दबाजी ना करें, हम इमोशनल हो जाते हैं वो क्या। और दूसरी बात एक और बताओ, अगर मान लीजिए भूले भटके, हो सकता है कि सामने वाला हमारा सही रिश्तेदार मांग रहा था मदद, मगर आज के इस युग में हम कैसे भरोसा कर लें? उस वक्त हम मना कर दें और फिर बाद में क्रॉस चेक करें कि ये फोन तुम्हारा वाकई था, वो कहे कि हाँ यार मैंने ही फोन किया था, बेशक फिर मदद कर दें। इसलिए कभी भी बचना तो ये करो। और अंत में एक और बड़ी बात कहने जा रहा हूं, आपके सामने, आपके आसपास कहीं कोई अवैध गतिविधियां चल रही हैं, तो बगैर हिचके आप पुलिस को सूचना भेजें। आजकल पुलिस ने एक नई सिस्टम रखा है कि इन्फॉर्मर, जो जैसे आपने खबर दी हमारे मोहल्ले में सट्टा चल रहा, शराब बिक रही है, तो वो सूचना तो ले लेगी लेकिन आपका नाम जाहिर नहीं करेगी। तो अपराध कहीं आपके आसपास घटित हो रहा है, उसकी सूचना पुलिस को तत्काल दें, उसे अपने मददगार समझें, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है
कि कहीं कोई घटना को देखकर ये ना सोचें कि मुझे क्या लेना देना। अगर कोई आहत पीड़ित हुआ है, कोई अपराध के साथ हो रहा है और हम देखते चल रहा है, इस बात को बिल्कुल है कि हमें क्या लेना, हम समाज में हैं, कल को इस तरह की घटना हमारे साथ भी हो सकती है, तो पर हमारी मदद कौन करेगा, ये चीज रखें। जज साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी जज सीओ साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, इथिकल बात बता रहे थे। एक्चुअल में प्रैक्टिकल कुछ और है और थियरी कुछ और है। जहां पर पुलिस ऑर्गेनाइज क्राइम करा रही है, वहां आदमी जाकर क्या कहेगा? मोहल्लों में तमाम ऐसे काम हो रहे हैं जैसे जुआ है और ये अवैध शराब है। ये जो एक बीट का सिपाही होता है, बीट का इंस्पेक्टर होता है, मतलब एसआई होता है, सब उनकी जानकारी में एक एक घर की बात रहती है। और अगर एक एक घर की बात जानकारी रहती है तो उस क्षेत्र में ना तो जुआ हो सकता है, ना तो वहां नारकोटिक्स का कोई चीज बिक सकती है, और ना तो वहां कोई अवैध कब्जा कर सकता है। लेकिन होता इसके विपरीत है। इसलिए ब्रदर ये घटनाएं होती हैं। हम तो कहेंगे यदि ये हो भी जाए घटना तो एडवोकेट यामिनी के पास लोग जाएं और 156(3) सीआरपीसी में 156 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट के यहाँ से मुकदमा दर्ज करा दें, उसमें पुलिस को भी इन्वॉल्व कर दें। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सुनिए, सर एक और सुन लीजिए, सभी खराब नहीं होते। यस, सभी खराब नहीं होते। सुन लीजिए, अंतिम बात कर रहा हूँ। इसलिए अगर बीट का सिपाही या थानेदार जिम्मेदार गलती कर रहा है तो सीनियर ऑफिसर हमारे पास हैं। और आपको एक चीज और बता दूं सर, एक बिल्कुल ताजी बात, शाजापुर एसडीओपी जब मैं था, वहां पर एक ट्राइबल्स महिला ने गैंग रेप की शिकायत की थी सीएम हाउस जाकर, और सच बात ये थी कि वो फॉल्स था पूरा केस। होता है। मैंने मुझे इन्वेस्टिगेशन दिया गया, और इन्वेस्टिगेशन यू विल वंडर कि मैंने डॉक्यूमेंट्री मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर इस बात को डिस्प्रूव किया। हमारे अधिकारियों ने मुझसे कहा भी, एडिशनल एसपी रैंक के, सर कहां पड़े हो, चालान पेश करो। मैंने कहा नहीं सर, मामला गैंग रेप का है, ये आरोप आप पर हम पे भी लग सकता है। ठीक है, 3 साल बाद हम केस मुकदमे से छूट जाएंगे, लेकिन हमारी इमेज का, मेरी मानसिक स्थिति क्या होगा। इसलिए मैंने कहा ये जब मुझे एविडेंस क्लियर कट मिल गई है कि गैंग रेप नहीं हुआ है, रिपोर्ट झूठी है, तो मैं इसमें कार्रवाई पूरी करूंगा। और यू विल वंडर कि मैंने अपना डीएनए टेस्ट वगैरह करा के प्रूफ किया। और यू विल वंडर, फाइनल सुनिए सर, वो एडिशनल डीजी एजे के हरिजन कल्याण विभाग तक को मेरी वो डायरी गई, और यू विल वंडर के वहां से अब वापस आई 182-211 की कार्रवाई पति पत्नी पर मैंने की है। ऐसा ना कहे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 2-4 घंटे होंगे सर पुलिस अफसर, बहुत आभारी हूँ। हमारे पास जमाना बदल गया सर। जमाना बदल। राजनारायण सिंह जी और यामिनी शर्मा जी और डॉक्टर अभी अत्रुलिया जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए, इतने महत्वपूर्ण विषय पर अपनी जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिए। पटल के उस पार हमारे जितने भी महानुभाव जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हास्य कवि राजेंद्र विश्वकर्मा जी जुड़ गए। उन्होंने बहुत सुंदर संदेश ये भेजा कि जिसने इन्हें फोन किया था लोन के लिए, लोन में भी क्राइम चल रहा है, तो इन्होंने कहा कि मुझे एरोप्लेन खरीदना है। तो ये हास्य के कवि हैं, इसलिए इन्होंने ऐसी बातें कर दी। तो सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। अगली बार नई परिचर्चा के साथ आप सभी से रूबरू होंगी। तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार, शुभ रात्रि। सभी को, साथियों को और श्रोताओं को सभी को नमस्कार।